Hello and welcome to IGNOU BAPSH, where I will be covering BPSC 105. BPSC 105 एक कंपलसरी सब्जेक्ट है IGNOU BAPSH सेकेंड ईयर में और इस सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स हम समझते क्या हैं। आज हम देखेंगे इसका यूनिट 1 जो है नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। अब इंट्रोडक्शन पे आते हैं। Comparative study of politics is about comparing political phenomena. जब भी हमें किसी चीज़ का कंपैरिजन करना हो तो हम उसकी कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। बस यही चीज़ हमें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़नी होती है, एक पॉलिटिकल सेंस में, जिसमें हम कंपेयर करते हैं पॉलिटिकल फिनोमिना को बिटवीन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम एग्जांपल लें इंडिया और यूएस का, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है और दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, पर यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहीं इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इन दोनों में जो सिमिलैरिटीज और जो डिफरेंसेस हैं, हम उसको कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का यही प्राइमरी गोल होता है कि मेजर पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना। जो कंपैरेटिव मेथड्स और मेथड्स ऑफ कंपैरिजन हैं, वो दूसरी सोशल साइंसेज में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। अगर मैं इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लूँ, तो हम दो देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं। जैसे किसी इकोनॉमी को उसके जीडीपी ग्रोथ रेट से कंपेयर करना, उसकी करेंसी को कंपेयर करना, तो ये चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में कंपेयर करते हैं। पर जो चीज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स को इन सभी सोशल साइंसेज से अलग बनाती है, वो है इसका सब्जेक्ट मैटर, इसकी वोकैबुलरी, पर्सपेक्टिव और इसके कंसेप्ट्स, जो इसे एक अलग डिस्टिंक्टिवनेस प्रोवाइड करते हैं इन सभी से, और इसे एक सब फील्ड बनाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी में। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, नेचर एंड स्कोप। जो नेचर और स्कोप रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो बहुत ही डिबेटेड टॉपिक रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस से कुछ सब्जेक्ट मैटर और अपने कंसर्न्स को ब्रॉडर वे में शेयर करती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस करती है एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना, जैसे कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल मूवमेंट्स एक्सेट्रा। इन सभी को ये ब्रॉडर सेंस में स्टडी करती है, किससे? अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल फिनोमिना को कंपेयर करके। आगे पढ़ते हैं कंपैरिजंस, आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सिर्फ एक मेथड नहीं है दूसरे कंट्रीज की इंफॉर्मेशन को गैदर करने का, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है जिससे हम अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं एक हॉलिस्टिक वे में। बहुत सारे लोग ये मिसकंसेप्चुलाइज करते हैं कि जो कंपैरेटिव स्टडी है वो बस सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को स्टडी करती है, पर ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी जो होती है वो पॉलिटिकल फिनोमिना को स्टडी करती है। वो ये देखती है कि कैसा एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम दूसरे देश के साथ कनेक्ट करता है और उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एन अमेरिकन स्टडिंग द पॉलिटिक्स ऑफ ब्राज़ील और एन इंडियन स्टडिंग दैट ऑफ श्रीलंका। अब इनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें कंपैरेटिविस्ट कहा जाता है, पर ये एक मिसकंसेप्शन है। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन ही है, क्योंकि अगर एक अमेरिकन ब्राज़ील की पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ब्राज़ील की गवर्नमेंट को स्टडी कर रहा है। वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ की कुछ सिमिलैरिटीज़ को किसी दूसरे देश के साथ कंपेयर कर रहा है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यही मेन प्राइमरी गोल होता है। यही इसे एक डिस्टिंक्टिवनेस प्रोवाइड करता है दूसरी सोशल साइंसेज में, क्योंकि हम इसमें कॉन्शियस और एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करते हैं किसी कंट्री के पॉलिटिकल फिनोमिना को। आगे आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट दोनों ही इंटर रिलेटेड टर्म्स मानी जाती हैं, पर इनके जो फोकस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मिसकंसेप्शन बना के रखते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो सिर्फ गवर्नमेंट की स्टडी करना है किसी दो देशों की, पर ऐसा नहीं है।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सारी फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, बोथ, चाहे वो गवर्नमेंटल हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल हो, इन सब को अच्छे से स्टडी करती है और मेरे को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करती है। आगे अगर हम बात करें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ी जाती है, क्योंकि जो वेस्ट था उस समय डोमिनेट करता था वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, और इसी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट पर फोकस करती थी और अपनी रिजाइंस पर फोकस करती थी स्टडी करने के लिए। पर जैसे ही डीकोलोनाइजेशन का पीरियड आता है, नई नई कंट्रीज राइज होती हैं, तो ये जो नई कंट्रीज बनी डीकोलोनाइजेशन के बाद, इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज के वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि जब नए नेशंस बने, इन्होंने अपने अपने अलग अलग पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। किसी ने एरिस्टोक्रेसी को अपनाया, कोई मोनार्की में रहा, किसी ने मोनार्की छोड़ के डेमोक्रेसी अपना ली। ये सब हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो बहुत ही एक्सपेंडेड सब्जेक्ट माना जाता है वेरियस एस्पेक्ट्स में, जैसे कि इसमें सोशल ग्रुप्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, एनजीओज भी इंक्लूड किए जाते हैं, इंडिविजुअल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल मूवमेंट्स, ये सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। जो नेचर और स्कोप रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो वेरी करता है अलग अलग चेंजेस की वजह से। अगर चेंजेस आए तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, हमें ये पढ़ना है। जो सब्जेक्ट मैटर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, वो हम दो चीज़ों से आसानी से जान सकते हैं। पहली है ज्योग्राफिकल स्पेस, वहाँ की टेरिटरी क्या है, और दूसरी है डोमिनेंट आइडियाज़, वहाँ कौन से आइडियाज़ डोमिनेट करते हैं, कैसी सोसाइटी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं दूसरी अदर सोसाइटीज़ से, हमें इसमें ये पता चलता है। आगे पढ़ते हैं तो ओरिजिन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। जो ओरिजिन माना जाता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स का, वो हमें एंशियंट थिंकर्स के पास लेके जाता है, जैसे कि निकोलो मैकेवली, ये इटालियन थे, जॉन लॉक, मैक्स वेबर और एरिस्टोटल। इनमें से एक एरिस्टोटल नाम के ग्रीक फिलोसोफर हुए, जिन्होंने 150 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और उन्हें उनकी टाइपोलॉजी ऑफ रेजाइम्स में क्लासिफाई कर दिया। इनके क्लासिफिकेशन में डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव दोनों तरह की कैटेगरीज थी। उन्होंने डिस्क्राइब और क्लासिफाई तो किया रिजाइम्स को पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे कि डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की एटसेट्रा, पर उन्हें डिस्टिंग्विश भी किया उनके सर्टेन बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस के बीच में, क्योंकि वो जानते थे कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे कैसी गवर्नमेंट होगी, कोई एरिस्टोक्रेट है तो वहाँ की गवर्नमेंट कैसी होगी। इन्होंने ये डिस्टिंग्विश किया कि डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस का स्टेटस कैसा है, एरिस्टोक्रेसी में कैसा है, मोनार्की में कैसा है, वहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि नहीं। इन्होंने ये सब स्टडी किया। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो क्लासिफिकेशन बनाए गए एरिस्टोटल द्वारा, वो रोमन्स ने एक्सप्लोर किए, जैसे कि पॉलीबियस और सिसेरो, बहुत ही फॉर्मल और लीगलिस्टिक टर्म्स में। 15th सेंचुरी में जो निकोलो मैकेवली थे, उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज और उनके रिपब्लिक्स को स्टडी किया टू फाइंड मोस्ट सक्सेसफुल वेज ऑफ गवर्नेंस। उनके गवर्नेंस से रिलेटेड इन्होंने इनको स्टडी किया कि वहाँ पर ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो हिस्ट्री में बहुत पीछे ले जाती है हमें एंशिएंट फिलोसफर्स और थिंकर्स के पास, जिन्होंने स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की फाउंडेशन को रखा, और हमें इससे ये जानने में मदद मिली कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं गुड गवर्नेंस के। अगला टॉपिक आता है द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। लेट 19th सेंचुरीज और अर्ली 20th सेंचुरीज में हमें ये देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिक्स थी वो बस फिलोसफिकल टर्म्स में फोकस करती थी, जैसे कि आइडियल स्टेट, आइडियलिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। आइडियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सिर्फ खुद के आइडियल्स पर बेस्ड रहती है कि एक स्टेट को ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा रूल करना चाहिए ताकि जो लोग हैं वहाँ के वो अच्छे रहें। ये सब एक आइडियल स्टेट होता था, और ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और नॉर्मेटिव लैंग्वेज में लिखा जाता था। जो पीरियड था उसमें डोमिनेंस था लिबरलिज्म का, जो कि एक प्रिवेलिंग आइडियोलॉजी थी यूरोपियन कंट्रीज में,
और यूरोपियन कंट्री जो थी एक सिग्निफिकेंट पावर रखती थी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में। और ज्योग्राफिकल स्पेस की माने तो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वो यूरोपियन कॉलोनीज रहती थी, और यूरोपियन कॉलोनीज के अंडर उनका इन्फ्लुएंस रहता था। यूरोपियन कॉलोनीज ही उनके पॉलिटिकल सिस्टम को डिसाइड करती थी कि वो कैसे रूल करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स का नाम बताया गया है, जैसे कि हर्मन फाइनर्स की थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स, कार्ल जे फ्रेडरिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। इन सब का रेफरेंस आप अपने आंसर में दे सकते हैं। और जो स्टडीज थी वो यूरोसेंट्रिक थी, मतलब ये सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट को स्टडी करती थी जो कि यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। जो यूरोसेंट्रिक अप्रोच थी वो सिर्फ यूरोप की डोमिनेशन को दिखाती थी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में। पर जब कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री रिवॉल्व हुई यूरोप के अलाउंड, उसने ये देखा कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो दूसरा जो वर्ल्ड था वो यूरोप के इन्फ्लुएंस में आता था, और यूरोप ही वहीं पे रूल करता था और सारी चीज़ें उन्हीं के लिए डिसाइड करता था। आगे आते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। वर्ल्ड वॉर वन के बाद वर्ल्ड में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन में बदलाव देखा गया। जो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन था 1917 में रशिया में, उसने वर्ल्ड में एक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रेज किया। क्योंकि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो मानी जाती है कि ऑप्रेस्ड की है। मतलब जो सोशलिज्म है उसमें सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वहां पर नहीं होगी। इसकी वजह से जो दूसरा वर्ल्ड था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने लग गया। कैपिटलिज्म में मतलब कि जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होगी उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, वहाँ की प्राइवेट जो कंपनियां हैं वही गवर्नमेंट को एडवाइस देंगी और वही ज़्यादातर एसेट्स और लाइबिलिटी को अपने कंट्रोल में रखेंगी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो यूरोपियन पावर थी वो डिक्लाइन होने लग गई, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो एक डोमिनेंट ग्लोबल फोर्स के रूप में उभर रहा था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जो वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। एक था वेस्टर्न जो कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, एक था ईस्टर्न जो कि यूएसएसआर जिसको लीड करता था, वो था सोशलिज्म। पर कुछ कंट्रीज जो ऐसी थी, ना ही को ना ही उनको कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट पसंद थी ना ही सोशलिज्म, वो अपनी एक अलग नॉन अलाइन मूवमेंट को रेस करते थे। मतलब ना ही वो ईस्टर्न कैंप में जाएंगे ना ही वो वेस्टर्न कैंप में जाएंगे, उनका ये मानना था। जो कंट्रीज थी यूरोपियन रूल के अंदर, उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन करना शुरू कर दिया 1945 के बाद, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद का समय है। उन्होंने अलग अलग स्लोगन्स को देना शुरू कर दिया, जैसे कि डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और नेशन बिल्डिंग, ताकि उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनी रहे। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जो कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने सोशलिज्म को एम्ब्रेस किया, कुछ यही थी कि जो न्यूट्रल रही, मतलब ना ही वो ईस्टर्न कैंप के साथ थी ना ही वो वेस्टर्न कैंप के साथ थी। कुछ कंट्रीज ऐसी भी रही जिसमें इंडिया भी एक कंट्री था। 1950s में क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल वे था पॉलिटिक्स को स्टडी करने का, उसका क्रिटिसिज्म होने लग गया और फोकस होने लग गया फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे। इससे क्या हुआ, बिहेवियरलिज्म का एक नया अप्रोच इमर्ज हुआ जो कि एम करता था साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स पे। मतलब जो पॉलिटिक्स को साइंटिफिकली स्टडी करे और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग दे पॉलिटिक्स की, कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकली कैसे बिहेव करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे चलते हैं। आगे देखा गया जो शिफ्ट था वो पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस और हाउ पीपल वोट, इन सब पर चला गया। इन सब से क्या हुआ कि डीपर अंडरस्टैंडिंग बनने लग गई लोगों में, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी आइडियोलॉजीज को लोग स्टडी करते थे। इलेक्शन में लोगों को क्या बिहेवियर है, क्या लोग कास्ट को देखकर वोट कर रहे हैं, क्या लोग किसी माइनर को देखकर वोट कर रहे हैं, ये सब वहाँ पर पढ़ा जाने लगा। जो आइडिया था पॉलिटिक्स का वो एक्सपैंड होने लग गया। ठीक है। विथ सो मैनी सेंचुरीज कम टू द पिक्चर, इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पिक्चर में आने लगी, जो नए नए नेशंस थे उसके। रिसर्चर्स नीडेड
frameworks that could compare political systems across the different societies. जो रिसर्चर्स और फ्रेमवर्क्स थे उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश करी पॉलिटिकल सिस्टम्स और सोसाइटी को जो कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने एक नए कंसेप्ट को एमर्ज किया जो कि था पॉलिटिकल सिस्टम विच वॉज वेरी इंक्लूसिव एंड डोंट जस्ट फोकस ऑन द स्टेट, जो कि बहुत ही इंक्लूसिव था। उसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया जाता था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एनजीओ, सोशल मूवमेंट्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्सेट्रा। ना कि सिर्फ जो स्टेट पर फोकस करें, यहाँ स्टेट पर फोकस नहीं किया जा रहा। इस टाइम पर वेरियस थियोरीज और कंसेप्ट डेवलप होने लग गए जिससे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड किया जाने लगा। लेटर पीरियड में अगर हम बात करें, जो मूवमेंट था वो था पोस्ट बिहेवियरलिज्म की। इसने एम किया पॉलिटिकल साइंस को मोर रेलेवेंट बनाया जाए और इससे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए कि जो वर्ल्ड में हो रहा है बस उसी पर फोकस किया जाए। जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स थी वो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे गए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, क्योंकि नई नई अप्रोचेस जो थी वो डेवलप हो रही थी। क्योंकि जो डीकोलोनाइजेशन के पीरियड के बाद जो नेशंस इंडिपेंडेंट हुए थे वो अपनी अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल सिस्टम्स को इस्टेब्लिश कर रहे थे। इससे क्या हुआ, जो कंसेप्ट थे उनको अंडरस्टैंड करने में मदद मिली और कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ने लग गई पॉलिटिकल सिस्टम्स में अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी।